नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। कर्नाटक कांग्रेस की गारंटी को लेकर सियासी घमासान मचा है। कर्नाटक सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है और इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी खरी सुनाई है। खड़गे ने साफ कहा कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सके, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। दरअसल खड़गे यहां चुनाव अभियान में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 5 गारंटी का वादा किया था, आपको देखकर हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया है और आज आपने बताया कि आप एक गारंटी को रद्द कर देंगे। हम यानी कि कर्नाटक सरकार के कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उनसे, महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से, यानी कि उन्होंने कहा कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे मत करिए, इसकी बजाय ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हो। खड़गे की अपने नेताओं को यह नसीहत बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दी गई और पीएम मोदी ने खड़गे के बयान पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि देश के लोगों को झूठे वादों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति के खिलाफ सतर्क रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को खारिज कर दिया और एक ऐसी सरकार को पसंद किया जो स्थिर, प्रगति उन्मुख और कार्रवाई से प्रेरित हो। पूरे भारत में यह एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब गैर शासन, खराब अर्थव्यवस्था और बेमिसाल लूट के लिए वोट देना है। भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, ना कि वही पुराने कांग्रेस के फेक प्रॉमिस। अब इन बयानों की आपसी खींचतान में सियासत परवान चढ़ी है। खड़गे ने एक बार फिर पलटवार करके बीजेपी को जुमला, झूठ और लूट की पार्टी बता दिया है। ऐसे में इन बयानों के तीर किसको घायल करेंगे और आगामी चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, चर्चा पर इसी को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में चुनाव का समय हो और पक्ष विपक्ष में नोक-झोंक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लंबे समय बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस अपने वादों और गारंटियों पर मंथन कर रही थी। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में 5 बड़ी गारंटी दी थी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 3000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए। अन्य भाग्य योजना में गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल। सखी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा किया था। जानकारों का कहना था कि अगर कांग्रेस 5 गारंटी पूरा करती है तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा और राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% भाग है। कर्नाटक पर अभी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का पहले से कर्ज है। ऐसे में ये कर्ज और बढ़ सकता है। इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी नेताओं को नसीहत दे रहे थे कि वादे और गारंटी वो करो जिसे पूरा कर सको। ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ। इस बीच पीएम मोदी ने बीच में एंट्री मारते हुए कांग्रेस की जमकर क्लास ले ली। मोदी ने कहा कि देश के लोगों को झूठे वादों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति के खिलाफ सतर्क रहना होगा, जिसके बाद सियासत का पारा और चढ़ गया। पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक छूट का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने कुछ भत्ते देने का वादा किया था जो 5 साल तक लागू नहीं हुए। कांग्रेस किस तरह काम करती है इसके कई उदाहरण हैं। पीएम मोदी के आरोपों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पलटवार करते हुए ट्वीट किया और लिखा, पीएम मोदी जी, झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता PR स्टंट था।
16 मई 2024 को आपने भी वादा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों से इनपुट लिए हैं। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया। इधर कर्नाटक चुनाव के वादों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तीखी आलोचना ने भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग को तेज कर दिया है, जिस पर प्रतिक्रियाओं ने भी जोर पकड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं। जाने तो सही, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। बहुत ज्ञान आ गया है कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। वाल्मीकि योजना जो शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई थी, उससे भी पैसा डाइवर्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जो कहा गया वो कभी पूरा नहीं कर पाती। आंकड़े देखो या हकीकत देखो, मेरे कांग्रेस के मित्रों, चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई। तेरे झूठे वादे पे मारे गए। या तो राहुल गांधी खड़गे माफी मांगे महाराष्ट्र की जनता से, हिमाचल की जनता से, कर्नाटक की जनता से, देश से। झूठ की खेती, लोगों में भरम। इंदिरा जी ने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे, लोगों ने बड़े उत्साह से नारा लगाया, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। इंदिरा जी तो आ गई और जनता आधी रोटी खा के रह गया। ये आज हिमाचल हो, कर्नाटक हो, जहां जहां इनकी सरकार है, हर जगह इन्होंने झूठा वादा कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि ये गाना नहीं था, तेरे झूठे वादे पे मारे गए। तो वही नरेंद्र मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं कि झूठों का सिलसिला बंद करिए। कितने झूठ और देश से बोलिएगा आप। हमने देश आजाद कराने को कहा था, किया, प्रिवी पर्स खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और आप भूल गए 25 रुपए लीटर पेट्रोल बनाने का 2014 का वादा। हर को 15 लाख मिलेगा वो वायदा, हर किसी को, किसान को दुगनी उसकी पैदावार होगी, वो वादा भूल गए आप। आप भूल गए कि आप ही ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। हमने तो जो कहा हिमाचल में, जो कहा कर्नाटक में, जो कहा तेलंगाना में, पूरा किया है और पूरा करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, बड़े दुख के साथ, चूंकि आप बोल गए इसलिए जवाब देना पड़ रहा है। आप ही ने तो कहा था, जब चीन की बात उठाई थी हम लोगों ने पार्लियामेंट में, तो आप ही ने तो कहा था न कोई आया है, न कोई आया है, न कोई आएगा। तो फिर ये वापस कौन चला गया? चीन की सेनाएं कहां से पीछे हटी? क्या ये सच नहीं कि वहां आपको गश्त लगाने का अधिकार नहीं रह गया था? तो कम से कम पहले अपने दामन में झांका कीजिए, फिर उस पार्टी के बारे में बोला कीजिए जो अपने नेताओं के प्राण दे देती है पर वचन पूरा करती है। अब गारंटी पर रार है, पक्ष विपक्ष में तकरार है। ऐसे में ये तकरार आगामी चुनाव में कितना असर दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
चलिए, तो गारंटी पर आर पार है और मोदी खड़गे में तीखी तकरार देखने को मिली है। अब ये तकरार कहां से आई, ये पूरी इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ में आया है। देखिए, एक नसीहत वो दे रहे थे, उन्होंने बैंगलोर में कार्यक्रम के जरिए तमाम चीजें अपने नेताओं के लिए कही थी कि जो हम कह रहे हैं वो हमें करना है। और जाहिर तौर पर कर्नाटक को ही देखते हुए हमने महाराष्ट्र में उन चीजों को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की है। अब यदि हम उसमें कहीं फेलियर होते हैं या हम किसी एक चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें अच्छा नहीं समझेगी। ये एक कहते हैं एक राय मशवरा, एक वरिष्ठ होने के नाते वो अपने पार्टी में ये तमाम बातें कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उनकी ये नसीहत थी तो अपनों के लिए, लेकिन इसको भुनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला और ले देके उन्होंने इतनी बातें कांग्रेस के लिए कह दी कि अब कहना ही क्या। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज एक मत से इस स्टैंड पर खड़ी है कि हां, कांग्रेस जो है वो हवाई बातें करती है, वादे करती है और जो कहती है कभी भी प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करती। तो इस पर इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, इतनी ज्यादा नोकझोंक और तकरार बढ़ गई कि इन तमाम चीजों के बाद एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए। नाराज इन द सेंस हम कह सकते हैं कि उनको इतनी तकलीफ हो गई या उनको बुरा लग गया, उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जुमला, झूठ और लूट उसकी पहचान है। तो ऐसे में यह विवाद बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसका प्रभाव जो आगामी इलेक्शन है उस पर कितना पड़ेगा, बहुत समय बाद ऐसा लगता है कि वापस से वो तीखी नोकझोंक देखने को मिली है जो लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिल रही थी। बीच में हरियाणा इलेक्शन में भी बहुत एक्टिव थे सब लोग। अब देखिए, महाराष्ट्र की बारी है, झारखंड की बारी है, तो मुझे लगता है फिर वो सारी चीजें सामने आई हैं। सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे उमेश भार्गव। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे तारिक अहमद लारी। तारिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत पटेल। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आ रही। अमित जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, हालांकि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं, उनका मत हो सकता है, पार्टी का मत हो सकता है, और कुल मिलाकर एक माहौल जो है वो चुनावी माहौल है, तो ये तो पक्ष विपक्ष में ये सब चीजें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो अपनों को समझाइश दे रहे थे। उस बीच में ऐसा क्या लगा या ऐसा क्या महसूस हो गया, उस वक्त तक बीजेपी के लिए कुछ नहीं था कि अचानक से ये बातें बोल के पूरा एक सिनेरियो क्रिएट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया? राखी जी, सर्वप्रथम तो गोवर्धन पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, और भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है वो आप पर, हम सब पर और पूरे देश पर बनी है, ऐसी मेरी कामना है। देखिए, जो खड़गे जी का जो दर्द था वो यूं ही नहीं था। उनकी जो सरकारें चल रही हैं, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, इन तीनों जगहों पर जो कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं उनके हालात आपको बता देंगे कि खड़गे जी ने ऐसा क्यों कहा। आप देखिए, कर्नाटक में सरकार बनते ही, कांग्रेस की सरकार बनते ही, आज वहां पर 2 साल के आसपास होने जा रहा है, उससे ज्यादा, वहां पर पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, स्टाम्प ड्यूटी के दाम बढ़ गए, पानी के दाम बढ़ गए, बस के भाड़े बढ़ गए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट होता है वो बढ़ गया। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का रेट 50% से बढ़ा दिया कर्नाटक में। दूसरी बात, वहां पर जो हुदा स्कैम हुआ उसमें जो वहां के सीएम है सिद्धारमैया, वो उसमें प्राइम एक्यूज है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा प्रियंक खड़गे किस तरीके से सरकारी जमीन KIADBA की वहां पर लौटाते हुए देखे गए। जब उनको पता चला कि कार्रवाई हो सकती है तो वो दौड़ के गए और वो सरकारी जमीन जो उन्होंने हड़पी थी, एकड़ की एकड़ जमीन हड़पी थी, उनको लौटाया। ये वहां पे करते क्या है, खुद जमीन हड़पते हैं। उसके बाद अभी सिद्धारमैया की पत्नी के नाम आपने देखा होगा, मैसूर के पास 500 एकड़ जमीन उनके नाम हो गई है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर उन्होंने जमीनें हड़पने का काम किया। तो जमीनें किस तरीके से वहां पर हड़पी गई। उसके बाद वाल्मीकि स्कैम किया, वो तो एक बहुत बड़ा वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर केस भी लड़ रही है। और इन्होंने कहा था, वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, वो वादे कहाँ गए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये तो कर्नाटक की बात रही। उसके बाद जब से उनकी सरकार बनी है, 1200 किसानों ने आत्महत्या कर लिया राखी जी। जब से उनकी सरकार बनी है, आपने क्या एक भी संवेदना का आपको स्वर सुनाई दिया किसी भी कांग्रेस के नेता से?
नहीं सुनने मिलेगा। या किसी भी कथाकथित जो किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, जो कांग्रेस के समर्थन में आए दिन बोलते रहते हैं, किसी ने भी उसके खिलाफ बोला नहीं बोला। इतने सालों से वो कहते हैं कि हमारा आंदोलन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। 1200 किसान कर्नाटक में मर जाते हैं, वो किसान नहीं है। दूसरी बात, तेलंगाना में भी तेलंगाना में अभी आपका समय नहीं आया मान्यवर, अपने समय पर बोलिएगा, अपने समय पर बोलिएगा। तो जिस तरीके से तेलंगाना में राखी जी देखिए इस तरीके से बैठती है, तो समय देना पड़ेगा। उमेश जी, मिलाने लगते हैं। उमेश जी एक मिनट बस कुछ सेकंड और उन्हें बोलने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। उमेश जी प्लीज एक सेकंड आ रही हूँ मैं, इसके बाद आ रही हूँ। हाँ अमित जी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, पर एक बात बोलना चाहती हूँ क्योंकि बीच में इंटरप्ट किया उन्होंने। एक बात बोलना चाहती हूँ अमित जी, यदि ये बातें कही जाएंगी कि कांग्रेस कभी वादे पूरे नहीं करती या कांग्रेस कुछ नहीं करती, हवा हवाई बातें करती है, तो ऐसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट रख दिए हैं कि उठाकर यदि फिर देखा जाए तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा 100% सब पूरा कर देती है? मैं ऊपर भी आ रहा था राखी जी, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। तेलंगाना में भी उन्होंने हूबहू किया, और वहां पे जो ये अडानी अंबानी करते हैं, ये अंबानी की शादी में जाके सारे कांग्रेसी वहां पे नाच रहे थे, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वहां पर तेलंगाना में अडानी जी को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या वादा किया गया था? ओपीएस का वादा किया था, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया था, महिला को 1500, मोबाइल क्लिनिक, इंग्लिश मीडियम स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में, ये सारे वादे किए गए थे। क्या एक भी वादा पूरा हुआ? वहां पे उल्टा सरकार कर क्या रही है? भांग बेचकर राजस्व बेचने का उपाय लगा रही है, उसके बाद टॉयलेट टैक्स लगा रही है, और उसके बाद जो ये सारे काम करके तो जैसी संगति होगी, आपने देखा होगा दिल्ली में ये साथ में थे, तो अगर आपके साथ नशेड़ियों के साथ होगा तो आप नशे का ही कारोबार आपको सूझेगा। किस तरीके से इनकी जो लूट की मानसिकता है इनकी, और हरियाणा ने साफ कर दिया, हरियाणा ने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की धरती से ये क्लियर कर दिया है कि जो आज देश की जनता है वो कांग्रेस को वोट देना मतलब लूट को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना अस्थिरता को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना अराजकता को वोट देना। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ, जो भी कुछ होता है वहां पर सरकार जो है तत्परता से, जो केंद्र की सरकार है, सहस्त्र फल है, वहां पर तत्परता से निर्णय लेते हैं। ठीक है, देखिए अमित जी मैंने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि हम सिर्फ हरियाणा की वाहवाही लूट लेंगे और बाकी चीजों के लिए हम किसी भी दल को कटघरे में खड़ा कर देंगे, ये ठीक नहीं होगा। मैंने फिर कहा बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रखी हैं। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी, बहुत जल्दी से सबकी एक एक बार प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद मैं प्रॉपर समय दूंगी। नहीं अमित जी प्लीज, क्योंकि समय बहुत जल्दी हो जाता है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए मैंने पहला चांस आपको दिया बोलने का, अभी सब लोग की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद आप लोग समय मांगिएगा, मैं प्रॉपर समय दूंगी बिना बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, चलिए उमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ उमेश जी आप कुछ कह रहे थे, पहले तो अपनी बात रखिए, लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, ये बात आई है, इस मंथन की जरूरत आपको क्यों पड़ी? देखिए मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ, अच्छी बात है आत्ममंथन होना चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि हम कर्नाटक की कुछ चीज़ों को और महाराष्ट्र में यदि हम उन गारंटियों को लेकर जाते हैं तो जाहिर तौर पर यदि हम कहीं कम हैं तो आत्ममंथन होना चाहिए। लेकिन ऐसा मंथन हो गया कि बीजेपी को तो साफ कहने के लिए मौका मिल रहा है कि आप लोग कुछ करते ही नहीं है। मतलब एक कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी उसको उजागर कर दिया, कमरे के अंदर भी तो मंथन हो सकता था। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर मुझे एक बात सिर्फ ये जाननी है कि आप हरियाणा के इलेक्शनों की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी ने गौर किया हो तो हरियाणा के बैलेट पेपर की काउंटिंग और ईवीएम की काउंटिंग में फर्क क्यों आया? बैलेट पेपर के अंदर हमारी सरकार बनती है, ईवीएम में हमारी सरकार नहीं बनती। आप फिर कहेंगे कि कांग्रेस के लोग जो है, नेता जो है वो ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, ये साफ जाहिर होता है, देखने को मिलता है। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने इसको लेके कोर्ट में याचिका भी दर्ज की है। हमारे अन्य साथियों को जिनको जहां जहां ईवीएम के वो बैलेट की गलती दिख रही थी, उन्होंने वहां पे सबूत पेश किए हैं। बैलेट पेपर काउंटिंग के अंदर सरकार बनती है, ईवीएम में सरकार नहीं बनती है, मुझे इसका कारण पता लगाना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आपने वैलेट में कितने वोट पड़ते हैं? ठीक है, एक मिनट अमित जी, अभी आप मत इंटरप्ट करिए वरना वो हरियाणा पे ही चले जाएंगे। ठीक है, प्लीज विषय पर हम बात करेंगे। हाँ उमेश जी। दूसरी बात, इन्होंने बात की है किसानों के मुद्दों की। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल से हमारे शंभू बॉर्डर, हरियाणा पंजाब बॉर्डर को सील करके रखा हुआ है, जिससे पूरा व्यापार ये सब प्रभावित हो रहा है। हरियाणा में सरकार बीजेपी की पिछले 1.5 साल से, एमएलए बीजेपी के। मेरा ये सवाल है, और यहाँ पे हरियाणा में व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है।
दूसरी बात, आत्म मंथन की आप बात करते हैं, अच्छी बात है। हम लोगों को जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे गिले शिकवे हैं, वो हम जनता के सामने देते हैं। ये बंद कमरे के अंदर आत्म मंथन करते हैं, क्या इन्होंने कभी आज तक ये चीज को उजागर किया? जहां पे इनकी सरकार नहीं बनती है वहां पे ये हमारे को दोष देते हैं। हमने तो कभी दोष नहीं दिया इनको। देखिए उमेश जी, मेरे प्रश्न को शायद आप समझे नहीं। मैंने आपके लिए ये बात बोली कि आपको यदि लग रहा था कि और इलेक्शंस हैं, हमें तैयारी करनी है, या हम कहीं कमी पूर्ति हो गई है, हम कहीं कम रह गए हैं अपनी गारंटियों को पूरा करने में, तो बंद कमरे में आत्ममंथन होना था। मल्लिकार्जुन खड़गे तो मंच से ही बोल पड़े और मुद्दा मिला और सीधे पलटवार पीएम मोदी ने किया। तो आप समझ लीजिए उनकी तरफ से बात आई है तो कितनी तेजी से और आगे जाएगी। मैंने ये कहा था। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आत्म मंथन, मुझे एक बात बताइए कि बंद कमरे में आत्म मंथन का मतलब क्या होता है? अरे सर, आप अपने मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को या जनता को नहीं बता रहे थे, वो अपने लोगों को कह रहे थे कि हमारी कोई गारंटी को यहाँ हम यदि कैंसिल करते हैं, हम इन्हीं चीजों को महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार को ही कह रहे थे ना, वो किसकी सरकार है, कौन लोग है, वही सब तो बातें हो रही थी। तो आप लोग बैठक करके कर लेते। एक तो बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया और ऊपर से कह रहे हैं बंद कमरे में आत्ममंथन कैसा होता है। सर, अब ये तो राजनीतिक रूप से आप ही लोग कैसे करते हैं आप ही बताएंगे। मैं तो राजनीतिक दल के मंथन में बैठती नहीं हूँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यही तो प्रश्न है कि बंद कमरे में ये मोदी सरकार आत्म मंथन करती है। इनका बंद कमरे में आत्म मंथन क्या? उमेश जी, आप लोगों ने मंथन किया, आपको मंथन करना था, वो मंथन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी कभी नहीं बोलेगी मंच से आके कि हमारी जो गारंटियां हैं हम कहीं पे कम रह गए हैं तो हम उसको अब अपने लोगों को नसीहत दें। वो अपने बंद कमरे में नसीहत देंगे, ये आपको करना था, मैं ये कह रही हूँ। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सर, मेरी बात ही सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरे राउंड में बहुत जल्दी से आऊंगी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अमित जी नहीं, प्लीज आप कुछ बोलेंगे, वो चर्चा कहीं और। एक सेकंड रुक जाइए। तारिक अहमद लारी जी सुन पा रहे हैं मुझे? तारिक अहमद लारी जी, क्या हुआ? ये जो बात आ गई कांग्रेस की तरफ से, ये बयानबाजी एक मंच के माध्यम से गलत हो गई, या भारतीय जनता पार्टी को तो देखिए मुद्दा मिला, राजनीति है, जिसे मौका मिला वो उसको भुनाएगा, वो कहेगा इलेक्शन है, ये हम सब समझ रहे हैं। लेकिन ये जो बात आई है इसके मायने क्या है? कांग्रेस तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, मैं जो उनसे बात कर रही हूँ। मैम, पहली बात है इससे मानने ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही सीधे व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है। जो बोलना होता है सामने बोल देते हैं। इन लोग की तरह लाल लपेट, झूठ, फरेब, मक्कारी, अय्यारी करके बीजेपी की तरह नहीं चलते हैं कि बंद कमरे में बात की। तो उन्होंने जो बात की साफ कह दी, लेकिन साथ में वो एक बात कहना भूल गए कि केंद्र सरकार ने जो पैसा रोक रखा है जीएसटी का और अदर टैक्सेस का जो हिस्सा मिलना चाहिए राज्य सरकारों को, वो जो कांग्रेस शासित या विपक्ष शासित प्रदेश है वहां पे नहीं दिया जा रहा है। वहां पे इस तरह की योजनाओं को फेल करने का प्लान ये लोग किए हुए हैं और वो अधिकारी चिन्हित किए गए हैं जो सरकार बदलने के बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। विपक्ष के लोग बिल्कुल करेंगे, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कहीं का भी मामला हो। जो अधिकारी ये सब कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कहने पर और मोहन भागवत जी के कहने पर, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी सरकार बदलने पर, और होगी। ये बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये जितने सच्चे और सरल हैं, ये ध्यान रखिए, उतने सख्त भी है। क्योंकि एक लाइन उनको ऐड करनी चाहिए थी, सच्चाई बता रहे थे तो पूरी सच्चाई बताते कि बीजेपी ने कैसे उनका पैसा स्टेट गवर्नमेंट के फंड को कैसे रोक रखा है, कैसे दबा के रखा हुआ है, ताकि हम विपक्ष जो है अपने स्टेट में किए हुए वादे पूरे न कर सके। इसके लिए तो एक साथ जितने भी स्टेट में जो बीजेपी रूल्ड नहीं है, उन स्टेट के मुख्यमंत्री को अपने स्टेट से पदयात्रा चालू करनी चाहिए और धरना देना चाहिए अपने स्टेट के लोगों के साथ जाकर। वहां पर अपने पूरे मंत्रिमंडल, पूरे अधिकारियों में दबाइए, अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे, तो हमें भी अपने स्टेट के अधिकारियों का इस्तेमाल करना चाहिए प्रधानमंत्री के खिलाफ। बिल्कुल करना चाहिए संघीय मानसिकता के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल। ये घटिया काम हो रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है बुजुर्ग व्यक्ति है, बात उन्होंने सच कही, बस लाइन ऐड करना भूल गए। हम जो बात करते हैं खुले में करते हैं, हम बंद कमरों में साजिशें नहीं करते हैं जैसे मोदी जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं। बाद में उसको नाम दे देते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो आतंकवादी हमला होने वाला था,
हम उनकी तरह तड़ीपार नहीं होते हैं भाई। अब आप उस जज को जो खत्म करता है उस जज को जो है गवर्नर बना दे और क्या नाम है वो करना दे, क्या नाम है MP बना दे। हम उस जज को भी MP बनाना पसंद नहीं करते हैं जो फैसला हमारे हिसाब से दे दे। हम उस जज के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं जिस जज के खिलाफ लेडी जो है वो आक्षेप लगाती है छेड़खानी का, उसके बाद उससे फैसला करवाते हैं। फैसला एक पक्ष में आता है, पक्ष में जाने के बाद उस जज को राज्यसभा में सदस्य बनाता है। हम ये काम नहीं करते, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करते हम। चलिए तारिक जी वापस आते हैं। सच्चे व्यक्ति है, ये पक्ष पूरा सीधा और सच्चा है। ये दोगले और जो क्या नाम है झूठे मक्कार अय्यार और फरेबी है जिसका नाम है बीजेपी, और बीजेपी का नाम ही है बढ़कर झुट्टा पार्टी। ठीक है, आपकी राय हो सकती है। ठीक है, रमाकांत पटेल जी, आप इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा है। देखिए, मैं ये बात आपसे इसलिए पूछूंगी, अब बंद कमरे में मंथन होना था या नहीं होना था या जो भी उन्होंने बोला, मैं इस चीज को गलत बिल्कुल नहीं मानती। उन्होंने अपनों को नसीहत दी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ये मौका मिला। अब देखिए, इलेक्शन का समय है तो बहुत सारी चीजों को सोच समझ के करने की जरूरत होती थी, पर ठीक है, उन्होंने जो बात बोली आज उससे एक बात से चार बात निकली है। कहीं ना कहीं एक बात ये भी आ रही है, हमारे तरफ एक उंगली उठती है कि हम अपनी गारंटियां जो हमने बोली उसमें कहीं कोई कमी पूर्ति रह गई है, इसलिए वो उस चीज को अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना था, वरना आने वाले समय में जनता या आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। बीजेपी उसी चीज को कह रही है कि हमेशा ही ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने स्टेट के कई उठाकर पूरा एक सेट कर दिया। तो दोनों बातें हैं। देखिए, एक तरफ से उनकी बात ठीक भी थी, लेकिन दूसरी तरफ से आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं। तो मौके को तो देखिए, समय तो सबको देख के बात करनी पड़ेगी ना। उसका देखिए पॉजिटिव वे में हम उसको अलग से ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव भी तो गया ना। देखिए राखी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आप जनता से वो वादे करें जो आप पूरा कर सकें। हमने देखा है लगातार लंबे समय से, चुनाव में 2014 को याद कर लीजिए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार तो महंगाई कम करने की इन्होंने गारंटी दी थी। इन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी दी थी। इन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को बंद करने की गारंटी दी थी। इन्होंने 30-35 रुपए में पेट्रोल डीजल देने की गारंटी दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कौन सी गारंटी को पूरा कर पाई 10-11 साल में, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। खैर, देश भर में तमाम सरकारें हैं, लेकिन जहां जहां गारंटी की बात आती है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक एक वादे को, एक एक गारंटी को पूरा करके दिखलाया है। चाहे अच्छे स्कूल की बात हो, मुफ्त शिक्षा की बात हो, मुफ्त चिकित्सा की बात हो, मुफ्त तीर्थ यात्रा की बात हो, फ्री बिजली पानी की बात हो, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक एक गारंटी को पूरा करके दिखलाया है। और मैं गर्व से कहता हूं कि देश की इकलौती पार्टी है कि जो वादा करती है उससे ज्यादा काम करके दिखलाती है। अभी अमित तिवारी जी कह रहे थे कि नशेड़ियों की सरकार, तो मध्य प्रदेश के अंदर रोज बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है, तो क्या कह दे, यहां मध्य प्रदेश में बलात्कारियों की सरकार चल रही है। क्या कहें, मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कारियों का राज चल रहा है। आज डिंडौरी का एक वीडियो आ रहा है, एक महिला का पति अस्पताल में दम तोड़ देता है और उस महिला से उस बिस्तर को साफ कराया जाता है जहां पे उसका पति मर गया है। यह मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है। इसी चीज की इन्होंने गारंटी ली थी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, या देश में इन्होंने यही गारंटी दी थी कि किसानों को सामने से गोली मारेंगे, किसानों को दौड़ाएंगे, पीटेंगे, बेरोजगारों को मारेंगे। ये मोदी की गारंटी थी, ये भाजपा की गारंटी थी। तो ये गारंटी वारंटी नहीं थी इनकी, ये इनके जुमले थे और जनता इनके जुमलों को पहचान चुकी है। लगातार हर चुनाव में इनको जवाब भी मिल रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि अमित तिवारी जी अपना आत्मावलोकन करिए, अपने नेताओं से कहिए कि जो वादा करते हो उसको पूरा करें। और आप लोग कब तक उनके झूठ पे पर्दा डाल डाल के कितना झूठ बोलेंगे। अरे शराब कारोबारी से 60 करोड़ की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। जेल में डालो ना मध्य प्रदेश की सरकार को, पूरी यूनिट को जेल में डालो। शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने ली और देश के गृह मंत्री ऑन कैमरा स्वीकार करते हैं कि हाँ हमने रिश्वत ली। अरे देश को तो माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए देश से। मोदी जी एक चैनल में कहते हैं कि केजरीवाल जी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अरे तो क्या तानाशाही मचा रखी हो देश में, सबूत नहीं है, इसके बाद भी जेल में डालते हो, शर्म नहीं आती है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर के नीचे तक के नेताओं को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिनके नेता कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा कसम
खुदा से कम भी नहीं। ये वो पार्टी के लोग हैं जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीदों के ताबूतों में घोटाला करते हैं, ऑन कैमरा पकड़े जाते हैं और फिर न्यायालय में सजा पाते हैं। अरे इनके बड़े नेता को तो तड़ी पार करने की सजा मिली थी, तो ये लोग क्या करेंगे? व्यापक घोटाला करने वाले लोग, पटवारी भर्ती घोटाला करने वाले लोग, नीट परीक्षा में घोटाला करने वाले लोग, युवाओं का भविष्य चौपट करने वाले लोग आज देश के सामने कितना कुछ है पक्ष और विपक्ष के पास, कितना कुछ है पक्ष और विपक्ष के पास। लेकिन मुझे एक बात तो आज लग रही है, मैं हमेशा एक बात कहती थी, ठीक है रमाकांत जी 1 मिनट रोक रही हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हर इलेक्शन में कहती हूँ कि आप जो कहते हैं, जिन चीजों को ला रहे हैं, जिन योजनाओं को ला रहे हैं, जिन गारंटियों को ला रहे हैं, आप उसको कैसे पूरा करेंगे, उसका रोड मैप क्या होगा, वो धरातल पर कैसे उतरेगी, इस पर बात करने के लिए मैं हमेशा जोर देती हूँ। और देखिए आज उसी पर बहस हो रही है, उसी पर बहस इसलिए हो रही है कि वही एक बात निकल के कर्नाटक से चली आई, उस गारंटी से चली आई, हम वही बातें करें जो हम पूरी कर सके। तो देखिए उसी पर कितना संग्राम छिड़ा है और आज पक्ष और विपक्ष दोनों के पास बहुत कुछ है। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। प्रियदर्शी जी, ये तो वही बात हो गई जो हमेशा निकल कर आती थी। अब तो ये सबसे बड़ा सवाल हो गया जो जनता के बीच में जाएगा कि ये लोग जो कहते हैं क्या उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। मुझे तो नहीं लगता कि पूरी योजनाएं धरातल पर उतर जाती हैं, या गारंटी की जो बात हो रही है वो 100% पूरी होती है, क्योंकि यहां तो पक्ष के पास यदि बहुत कुछ है तो विपक्ष के पास भी बहुत कुछ है। दल कोई भी हो, हम आमने सभी एक जैसे हैं। सभी पार्टियों का वायदे का जो परसेंटेज आप निकालेंगे तो एक जैसा कमोबेश मिलेगा। हालांकि ये एक बहुत अच्छी बात निकल करके जो आप बार-बार डिबेट लेकर के जा रही है कि एक सकारात्मक शुरुआत हुई है। हाल के दिनों में आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लोकतंत्र के लिए बेहद सकारात्मक है, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, लैटरल एंट्री का मामला हो, या जिस मुद्दे पर आप बहस करा रहे हैं कि चुनावी वायदों का क्या होगा, उसे कैसे अमली जामा पहनाया जाए, और कोई पार्टी अगर विफल होती है तो उसकी जिम्मेवारी कैसे तय हो। जिम्मेवारी तो न चुनाव आयोग अभी तक तय कर पाया, कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो अवलोकन है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कहा है, उसमें भी कहीं स्पष्ट नहीं है कि चुनावी वायदे अगर फेल होते हैं तो उसको कैसे निपटा जाए, या उस पर क्या होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, उसको एज इट इज छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर राजनीतिक दल ही इस मसले पर बात कर रहे हैं, इस मसले पर बहस कर रहे हैं, इस मसले को आगे बढ़ा रहे हैं, इसे मुद्दा बना रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ है, इसे शुभ माना जाना चाहिए। चुनावी वायदे, वादा तेरा वादा, वादों का क्या होगा, बहुत लंबे समय से चल रहा है जनता के बीच में भी कि जो घोषणाएं राजनीतिक दल करते हैं उसे नहीं निभाते हैं, उन पर एक्शन क्या होना चाहिए। जनता के पास तो चुनाव में जिता देने के बाद सरकार पर लगाम कसने का कोई ताकत तो होती नहीं है, फिर चुनाव में ही उन्हें वोट दे करके अपने वायदों का हिसाब किताब करना होता है। बीच में कैसे हो, अगर ये राजनीतिक दल ही आपस में बैठ करके सुलझा लें कि चुनावी वायदे किस तरीके से पूरे होंगे, कोई भी पार्टी अपने ओर से अगर ये पूरी कोशिश करे कि चुनाव में जो हम वायदे कर रहे हैं उसे इस तरीके से अमली जामा पहनाएंगे, तो यकीन मानिए ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ है। स्वर्णिम युग की ओर अगर इस तरीके की बात सही मायनों में हो रही है तो स्वर्णिम युग की ओर ये लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, वादे हैं, वादों का क्या? और एक बात और मुझे लगता है जो प्रतिक्रिया हम भारतीय जनता पार्टी की सुन रहे थे उनमें भी वो बात कर रहे थे क्या हुआ तेरा वादा। मुझे लगता है ये वो बातें हैं जो इलेक्शन में हमेशा अपने घोषणा पत्र, अपने प्रोमिसेस को लेकर आई हैं। अब जो चर्चा का विषय जो मुख्य रूप से बना है वो फेक प्रॉमिस, कि आप कहते हैं मगर उसको करते नहीं हैं। भाई तो आप जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे उस मंथन चिंतन पर रहे, उन्होंने जो बात बोली तो उनके पास भी 10 बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। पीएम मोदी को ऐसा लगता है कि हवाई बातें हमेशा से करती है और बहुत सारे उनके पास एग्जाम्पल है। इससे जो जनता के बीच में मैसेज जा रहा है उन वादों का, उन गारंटियों का, गारंटी मतलब तो हम यही मानते हैं सब कुछ मिलेगा, यहाँ तो उसी पर सवाल खड़े हुए हैं। आपका क्या मत? ये देखिए राखी जी, पिछले कई चुनाव से आप देख रहे होंगे या बहुत पहले से भी देख रहे होंगे, एक शब्द आया गारंटी, और इस पर जो बहुत सारे राजनीतिक दल सीधे उसी दिशा में भागने लगे। आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कर्नाटक में जो बात कहा, अपनी पार्टी को नसीहत दिया, तमाम चीज़ें ले आए, आपने अब देखा होगा कि जो उस आर्थिक बोझ की बात कही गई कि जो कर्ज था 60,000 करोड़ का वो बढ़ के हो जाएगा 1.25 लाख करोड़। अब सवाल है कि जो कर्ज तो किस पर जाएगा, वहाँ की जनता पर ही जाता है। ये केवल इकलौता राज्य नहीं है कर्नाटक,
पूरे देश के कई राज्य हैं जहाँ पर कि देखिए सरकारें जो कर्ज दर कर्ज लेती जाती हैं और अपनी जो मुफ्त की योजनाओं पर उनको खर्च का भार बढ़ता जा रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार हो या फिर कांग्रेस शासित सरकार हो, हर जगह यही स्थिति है। आप देखें कि जब भी चुनाव आता है, अभी देखिए महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, गारंटी शब्द फिर वहाँ पर आएगा। हर दल अपनी अपनी गारंटी का एक जो संकल्प पत्र देगा या घोषणा पत्र जारी करेगा। इसी बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान निश्चित रूप से हो सकता है कि उनके लिए सेल्फ गोल हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। जो अच्छी बात, जो सही बात को स्वीकारना कोई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी है, समाज है और देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। आप वहाँ की राज्य सरकार को देखना पड़ेगा कि जितने वायदे पूरा किया उन्होंने, उनको पूरा करना होगा। अगर वो पूरा नहीं कर पाते तो उन्होंने क्या कहा कि आने वाले समय में जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो क्या सोचेगी। बिल्कुल एक नसीहत है। अब रही बात, चूंकि इस बयान पर प्रधानमंत्री जी की एंट्री हो गई तो अब मामला काफ़ी तूल पकड़ने लगा। उसका एक कारण और भी है। प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था, ये मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर उन्होंने खुद बयान दिया था एक आम सभा में, लेकिन हुआ क्या, अगले चुनाव में इन्हीं की राज्य सरकारों में, इन्हीं की पार्टी में फिर मुफ्त रेवड़ी की बात आ गई। तो ये जो राजनीतिक दलों का अपना अपना जो घोषणा पत्र है, जो वायदे हैं, अब सब कहते हैं वायदे का क्या होगा, तो निश्चित रूप से वायदे का क्या होगा इस पर सोचना होगा। अगर पूरी अर्थव्यवस्था को, तमाम चीज़ों को एक नज़रिए से देखेंगी सरकारें और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, तो ये जो कल्चर है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पर जाकर के एक जगह विराम लगेगा। सिर्फ चुनावी वादे ही नहीं, उसके बाद भी सरकारों का काम हुआ। किसानों की कर्ज माफ़ी एक बड़ा मुद्दा, आपने देखा मध्य प्रदेश में आधा अधूरा कर्ज माफ़ हुआ और जो किसानों ने सरकार बदल दिया। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी इस तरह की अगर गारंटी होती है और पूरा नहीं होती है तो वहाँ की जनता भी चुप नहीं बैठती है, वो भी कहीं न कहीं कोई न कोई फैसला लेती है। लेकिन जो फ्री बीज का जहाँ तक सवाल है, हमें लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल इसे अछूता नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कई दल हैं देश में, वो कहीं अछूते नहीं हैं। लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए अगर आपने कोई घोषणा किया है, कोई संकल्प पत्र जारी किया है, तो आपको निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, उस सरकार पर पड़ेगा और राज्य सरकारें हैं। यही बात केंद्र के लिए भी लागू होती है, यही बात राज्य सरकारों के लिए लागू होती है। तो अब हमें ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में धीरे धीरे ये जो रेवड़ी बांटने, अब आप देखिएगा कहीं पर लाडली बहना में 1250 है, दूसरी जगह 1500 हो गया। अभी एक जगह पर पता चला, वहाँ जो है अभी हम देख रहे थे, एक जो है कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया झारखंड में कि अब 2500 हो जाएगा। ये क्या है? आखिर इसको सोचना होगा कि क्या इसी के दम पे सरकार बनाना है या देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर ले जाने पर सरकार बनाना है, ये तय करना होगा। और हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, जनता भी समझदार है। कुछ दिनों तक तो इनकी रेवड़ी का मजा लेगी, लेकिन बाद में जब उसके ऊपर कर्ज का बोझ होगा, उसको महंगाई का सामना करना पड़ेगा, उसको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, तो उस वक्त आने पर माकूल जवाब देने में भी सक्षम है। बिल्कुल, और इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले आप लोगों में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। मैं उमेश जी आपको तो देख नहीं पा रही हूँ, प्लीज कुछ आप बोलना चाहते होंगे, सबको मैं समय देती हूँ। अमित जी बहुत देर से वक्त मांग रहे हैं, वहीं से वापस शुरू करूंगी। अमित जी एक बात कहना चाहती हूँ, बस आप अपनी बात रखिएगा छोटी सी। आरपी श्रीवास्तव जी की बात को आगे बढ़ाऊंगी। ये बात बिल्कुल सच है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिंता जाहिर की, उन्होंने भी अपने बजट को लेकर आर्थिक रूप से जो चीजें होनी थी उसको लेकर बोला, क्योंकि वो जो भार आएगा ना, आप अभी तो कह देंगे हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, इलेक्शन है, लेकिन उसकी भरपाई कौन करेगा? आप उतना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं आप 3-3 हजार दे दीजिए, लेकिन क्या उसको आप कब तक दे पाएंगे, किस रूप में दे पाएंगे, कितने वक्त तक दे पाएंगे, उसका भार कैसे झेले, ये जाना और ये पब्लिक डोमेन में बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर उसको भी फेक प्रॉमिस ही कहा जाएगा। अब आप अपनी बात रखिए। राखी जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रेवड़ी कल्चर किसे कहते हैं और जनता के लिए काम करना किसे कहते हैं। जब आप रेवड़ी कल्चर में जाते हैं तो आप संसाधनों का बंदर बांट करते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त कर दिया, सभी के लिए मुफ्त कर दिया, बस फेयर मुफ्त कर दिया, सभी के लिए मुफ्त कर दिया, पानी फ्री कर दिया, सभी के लिए फ्री कर दिया। ठीक है, ये होता है रेवड़ी कल्चर। दूसरी जगह वहीं तक अगर आप इसको प्लानिंग के तहत करेंगे तो आप जगहों का चिन्हित करेंगे पहले कि किन जगहों पे ये सुविधाएं जानी चाहिए, किन लोगों तक ये सुविधाएं जानी चाहिए, किन महिलाओं के पास, किन महिलाओं को हमें सशक्त करना है। जो ऑलरेडी सशक्त महिलाएं हैं, राखी जी मुझे लगता है आप बहुत ही सक्षम है अपना पूरा का पूरा भार संभालने के लिए। तो निश्चित तौर पे अगर कोई गरीब महिला है तो उस तक वो मदद पहुंचनी, इसको कहते हैं प्लानिंग के साथ जनता को सशक्तिकरण करना।
लेकिन रेवड़ी कल्चर उसको कहते हैं जब ये जो बांटने लगते हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन। आज आप देखिए तो 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है चिन्हित करके दिया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं, किस तक पहुंचना चाहिए। पूरे 140 करोड़ जनता के लिए नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, अभी रमाकांत जी बोल रहे थे, अरविंद केजरीवाल का एक नारा था जेल का जवाब वोट से, उसमें भी वो फेल हुए। जनता ने बता दिया कि आपको जेल में रहना है। दूसरी बात, हरियाणा में कहते थे कि मैं अगर सच्चा हूं तो ही आप मुझे वोट देना। हरियाणा ने फिर उनको बता दिया कि वो झूठे हैं, मक्कार हैं, किस किस्म की राजनीति करते हैं, महिलाओं पे दुराचार करते हैं और किस तरीके की घटिया राजनीति करने के लिए वो जाने जाते हैं, वो जनता ने, हरियाणा की जनता ने बता दिया। दूसरी बात, राखी जी, हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि अपने पूरे 24 घंटे में जिह्वा पर एक बार मां सरस्वती का विराजमान होता है और आप उस समय कितनी भी कोशिश कर लें झूठ बोलने की, सच निकलता ही निकलता है। और खड़गे जी का ये वही पल। चलिए अमित जी, मुझे तो बस इतना बता दीजिए, महाराष्ट्र और झारखंड में जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो कर देंगे? झूठ बोले, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, जिन बातों को लेकर है, वो पूरी हो जाएंगी? वो गारंटी है कि वादे हैं? मेरे को तो अब ये भी पूछना पड़ेगा। नहीं, ये आप कांग्रेस से पूछिए। हमारा तो 10 साल का नहीं, आप मुझे बताइए, आप पूरा करेंगे? कांग्रेस से तो मैं पूछ ही लूंगी, आप पूरा करेंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ राकेश जी, हमारा तो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप बताइए ना, घर क्या नहीं दिया हम लोगों ने, साफ पानी नहीं दिया क्या, हर घर में जल नहीं पहुंचाया क्या, घर घर बिजली नहीं पहुंचाई क्या, राशन। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल उठाया है कि आप लोग 2047 का जो रोड मैप लेके आए थे और आप लोग जो कह रहे थे कि हम 20 लाख लोगों से इनपुट लेंगे, वो कहाँ है? वो तो खुद ही एक खारिज हो गई पूरी रिपोर्ट। ये उनका आरोप है, उनका सवाल है। राखी जी देखिए, मैंने कहा ना, ये खड़गे जी का मोए पल था, उसमें उन्होंने सच बोल दिया। अब वो फंस गए तो कवर अप कुछ तो करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा। मतलब उन्होंने कहा है तो वो गलत है, आप कह रहे हैं तो सच है। अब सर, इसके लिए मैं तो जज हूं नहीं कि कौन सच्चा कौन झूठा, तो जनता आपको, मुझे लगता है अब इलेक्शन में देगी सारी चीजें, क्योंकि समय बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत सारे लोगों को समय चाहिए। हाँ, रमाकांत जी पहले आप बोलिए, इसके बाद तारिक अहमद जी आप बोलिएगा। देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा ना कि ना खाता ना वही, जो भाजपा कह दे वही सही। अरे ये भाजपा ही ने तो कहा था कि रोजगार देंगे 2 करोड़, ये भाजपा ने तो कहा था कि महंगाई कम करेंगे, कहाँ गए? कल तक तो तिवारी जी रुक जाइए। अमित जी, मैंने समय दिया, प्लीज उनको भी बोलने दीजिए। आपके बीच में नहीं बोला था, जरा धैर्य रख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं चलेगा कि भाजपा से जुड़े लोगों को सारी रेवड़ी दे दो और जनता को कुछ ना मिले, जनता के हाथ में कटोरा। ये ऐसा नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी जनता को देगी, जनता के टैक्स का पैसा जनता के लिए खर्च करने का काम करती है आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्य में सरकार है, एक राज्य बतला दीजिए जो बिना कर्जे के चल रहा हो। आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2 राज्यों में हमने एक नए पैसे का कर्जा नहीं लिया, हम बिना कर्जे के सारे वादे पूरे कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। बिहार में शराबबंदी, गुजरात में शराबबंदी, शराब करने का दावा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। 7 और 8 तारीख का है, टेलीविजन स्क्रीन पे आप यमुना की हालत देख लीजिएगा। लोग मर कैसे रहे हैं, झूठ मत बोलिए रमाकांत जी, झूठ मत बोलिए। इतनी सरलता से कैसे झूठ बोल देते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। बताओ ना तिवारी जी, ये भाजपा की कौन सी? अभी भी वही बात हो रही है, पहले भी आप दोनों इसी पे झगड़ रहे थे। वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। इसका निर्णय जनता कर लेगी। जो विषय हम उस पे आज क्यों इतनी बहस और उस पर इतना झगड़ा। और अमित जी, मुझे एक बात बताइए, मैं अमित जी हवा निकल गई। अमित जी, मैंने समय दिया ना, क्यों इंटरप्ट करना है बार बार? जो है ना फुस हो गया, निकल गई हवा। अब 400 पार चला गया। अभी महाराष्ट्र और उसको देखिए, झारखंड को हम देखें, वहां कितना आंकड़ा आ रहा है। चलिए, हाँ, तारिक अहमद लारी जी बोलिए। हिमाचल से भांग पहुंच गया है दिल्ली। देखिए, एक बात समझिएगा कि इन लोगों ने महिला सुरक्षा और उसकी बात कही थी। मैं एक जगह का एग्जांपल देता हूं, वो है IIT BHU। 1 साल हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस है, उस छात्रा के साथ बलात्कार हुए जो बीजेपी IT सेल और बाकायदा मोदी जी के 3 लोगों ने किया, जो मोदी जी का वहां सब हैंडल करते हैं। ये और उनके साथ फोटो भी मौजूद है, बिल्कुल करीबी। ये तो आप अखिलेश यादव से पूछिए, जो कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जिनके पिता कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। माफ है, सारे बलात्कारी भाजपा में ही रहेंगे। आपको ताज्जुब होगा। देखिए, आपको तो जनता ने जवाब दे दिया। जाइए, आप क्यों फड़फड़ा रहे हैं? 1 मिनट रुक जाइए भाई, 1 मिनट। अब सवाल खड़गे को जो सीधा कह रहा है, वो तो औरंगजेब को भी सीधा और सरल कहते हैं। तो वो तो कहते हैं कि औरंगजेब टोपी सीधा था। अमित जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। चार्जशीट क्यों नहीं पहुंच पाई? वो इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि तीनों
जो है बलात्कारी जो है वो उनके थे। अब 2 बलात्कारी जो है वो अपर कास्ट के थे, बीजेपी के। फैजाबाद के बलात्कारी के बारे में क्या बोलेंगे आप? अरे अब आप लोग है ना एक किसी विषय पे क्यों चले जा रहे हैं? बात सच झूठ और गारंटियों की हो रही है, बात प्रॉमिसेस की हो रही है, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात हो रही है, तो न्याय दिला दीजिए भाई। जो आरोपी है उसको सजा मिल जाएगी। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मेरा अब्दुल अलग है, लेकिन इनका अब्दुल अलग नहीं है, सभी अब्दुल एक जैसे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मेरा अब्दुल अलग है। व्यक्तिगत धर्म को लेकर कोई टिप्पणी मत करिएगा प्लीज ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको। बलात्कारियों का सभी अब्दुल एक जैसे हैं। पार्टी के लोग प्रज्वल करने वाले लोग बतलाएंगे। रमाकांत जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए प्लीज, 1 मिनट। बीजेपी के महासंत कहे जाने वाले जो बैठे हुए हैं मठ से अपनी सरकार चलाते हैं, वो विधानसभा में यकीन नहीं करते, वो मठ में यकीन करते हैं। वो मठ से सरकार चलाते हैं और मठ से सरकार चला के उन्होंने 2 महान माफिया के घर से चलाते हैं। चलिए आप लोग आपस में ना एक अलग से लड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? उमेश जी कुछ कहना चाहते हैं? सर आपका एक तो वीडियो ना बहुत डिस्टर्ब है, मतलब प्रॉपर आपसे मेरी बात नहीं हो पा रही इस चर्चा में। उमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? अपनी बात रखिएगा प्लीज। जी जी मैं बिल्कुल राकेश जी आपको सुन पा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे वादे और बहुत सारी बातें की जाती हैं बीजेपी सरकार के द्वारा। हरियाणा में भी की गई थी, पंजाब में भी की गई थी, बट इनकी सरकार बनने के बाद ऐसा कोई भी वादा इनसे पूरा नहीं होता। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने नौकरियों की बात करी थी, वो नहीं मिल पाई। इन्होंने यहाँ पे बिजली की बात की थी, पानी की बात की थी, वो उनसे नहीं हो पाया। इन्होंने व्यापार को उमेश जी आप डेटा की बात करते हैं, मैं धरातल की बात करता हूँ। देखिए हम सिर्फ हरियाणा पे फोकस नहीं है, हम बात इस चीज की कर रहे हैं कि स्टेट, किसी भी स्टेट का इलेक्शन, पूरे देश के चुनाव को आप देख लीजिए, यदि गारंटी और वादों पे बात हो रही है तो कितने खरे उतरे हैं, बात उस चीज की हो रही है। सिर्फ हरियाणा को बार बार क्यों लेके आ रहे हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। उमेश जी 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 मुझे लग रहा है आप कंफर्टेबल नहीं है बात करने में। प्लीज ऐसे चर्चा नहीं होगी, समय खराब होता है। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्लीज, आपने भी समय मांगा था, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए सोशल ऑडिट होना चाहिए, सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए चुनावी वायदों का। चुनावी वायदों का जो दावा प्रति दावा है दोनों दलों का, तमाम दलों का कि हमने इतना किया, हमने इतना किया, किसने कितना किया, किसने कितने वायदों को पूरा किया, इसका कोई मेजरमेंट का कोई स्टूल तो है नहीं, लेकिन होना चाहिए। और वो स्टूल हो सकता है सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण, जिसके तहत जनता, देश की जनता यह सुनिश्चित करे कि किन पार्टियों ने अपने वायदों को किस तरीके से कितना पूरा किया। और ये सोशल ऑडिट के माध्यम से संभव है। कई देशों ने ऐसा प्रयोग किया है, कई योजनाओं में भी सोशल ऑडिट हुआ है। और उसी तरीके से चुनावी वायदों को लेकर के भी सोशल ऑडिट अगर आ जाता है तो मुझे लगता है कि ये तू मैं बहसबाजी, आरोप प्रत्यारोप, ये मेरा वादा, ये तेरा वादा, रेवड़ी बांटने की प्रक्रिया, आधा बांटे रेवड़ी, आधा अपने ले, आधा अपने बांटे, आधा को बांटे, ये जो पूरा चल रहा है खेल, इस पर एक विराम लगेगा और विराम लगना भी चाहिए। क्योंकि वायदे के आधार पर ही जनता मतदान करती है और उस वायदे के आधार पर ही कम से कम कमोबेश 5 साल की सरकार चलती है, अगर कोई अनहोनी न हो तो इस तरीके के जो मामले हैं उस पर लगाम कसने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। एक या चुनाव आयोग ही कोई फॉर्मूला दे। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस तरह के मामलों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, तमाम सर्वदलीय बैठक बुला ले, सर्वदलीय बैठक से ये बात निकले कि इस चुनावी वायदों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, उससे कितने कर्ज बढ़ेंगे, कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। क्योंकि एक पूरा चल रहा है मामला, सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला गया था कि टाइम फ्रेम होना चाहिए, जो कमिटमेंट आप करते हैं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो अलग अलग स्तर पर बहुत ही जबरदस्त वाद विवाद है चुनावी वायदों को लेकर के। और सर्वदलीय बैठक को अगर चुनाव आयोग नहीं बुलाता है तो आपस में बैठ जाए, तो क्या दिक्कत है इसमें? तू मैं से तो अच्छा ही होगा। और श्वेत पत्र जारी करें ना, तमाम दल श्वेत पत्र जारी करें कि हमने ये वायदा किया था चुनाव में और इतना पूरा कर दिया, इतना बाकी रह गया और किन किन कारणों से रहा।
रमाकांत तो जी, बड़ा अच्छा होगा। ठीक है। एक बात आप ठीक कह रहे हैं प्रियदर्शी जी, इस चीज को मैं थोड़ा सा ना आगे इसलिए बढ़ाऊंगी क्योंकि ये बात गिरिराज सिंह ने भी आज कही है, उनको मैंने सुना और उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीजों के लिए वो कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज की प्रॉपर मॉनिटरिंग कर ले और इस चीज को एक इम्प्लीमेंट कराया जाए कि आपने यदि 5 वादे किए हैं तो यदि आप अपने उन 5 वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं 5 सालों में या समय सीमा में आपकी जो भी है, तो आप फिर नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें कोई ना कोई एक कहते हैं ना कि एक कार्रवाई जैसा होता है कि फिर आप या तो उसका हिस्सा ना हो या तो उसके लिए कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की जाए। ये चीज उन्होंने कही है, तो मुझे लगता है इस पर वर्कआउट क्या हो सकता है, पर ये इतना आसान नहीं है। आरपी श्रीवास्तव जी, इसी सवाल को थोड़ा सा आपकी तरफ, एक तो ये कि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है 2047 के रोड मैप का। भारतीय जनता पार्टी जो कह के आई थी हम लाखों लोगों से इनपुट लेंगे, तमाम चीजें करेंगे, बड़ा सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया है कि आप इसके बारे में तो पहले तमाम चीजों को सामने रखिए फिर हम पर आरोप लगाइए। दूसरी चीज ये कि ये बात भी आज निकल कर आई है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनकी तरफ से कि इलेक्शन कमीशन मॉनिटरिंग करे, एक इस चीज को इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की जाए कि जिसने वादा किया है वो उसको पूरा करे, नहीं करेगा तो उसको नेक्स्ट इलेक्शन में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए राखी जी, सबसे बड़ा सोशल ऑडिट तो जनता है और पब्लिक पूरी ऑडिट कर लेती है। आपने योजनाओं को पूरा नहीं किया, आपने वायदा किया, वायदा करना कोई बुरी बात नहीं है। जब भी चुनाव में लोग जाते हैं बिना वायदे के, न केवल हिंदुस्तान में, अदर कंट्रीज़ में आप देखें तो बहुत सारी घोषणाएं लोग करते हैं, बहुत सारे संकल्प उनके रहते हैं और ये करती हैं पार्टियां अपने अपने लेवल पर। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जबकि सरकारें उसको पूरा नहीं कर पाती, जैसे उनके पास प्रॉपर फंड नहीं हो, तमाम चीज़ों का, इसकी पूरी तैयारी करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जितनी भी दल हैं अपने अपने संकल्प पत्र ले आते हैं और उन्हें एक तरह से जनता के बीच में ले जाते हैं, ले जाना चाहिए। बिल्कुल बिना उसके तो चुनाव कैसे होगा, आपको चुनाव में जाना चाहिए। जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग इसकी मॉनिटरिंग करे। चुनाव आयोग के पास क्या ऐसी शक्तियाँ जो मॉनिटरिंग करेगी? सरकारें किसकी हैं? सरकार कहाँ पर है? संसद है, राज्यसभा है, इसके बाद जो अन्य सरकारें हैं, यहाँ पर आप देखिए उनके पास अपनी निजी शक्तियाँ जिसके आधार पर लागू करते हैं। तो ये हमें लगता है कि सोशल ऑडिट एक बहुत अच्छा फार्मूला है और ये ऑडिट कहाँ से होना चाहिए? जनता से होना चाहिए और जनता ही तय करेगी। रही बात कौन कितनी गारंटी पूरा किया, आपने कहा 2047 का रोड मैप की बात किया जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। हमारा ये कहना है कि रोड मैप हर सरकार को बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। अब रही बात कि उसमें सच्चाई कितनी है तो ये तो खड़गे की जानते हैं और जो केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री जी जानते हैं। यहाँ बीच में हम लोग तो कुछ बता नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी गारंटी, रेवड़ी की बात हो रही थी, रेवड़ी मतलब देखिए मुफ्त की रेवड़ी का मतलब अभी अमित तिवारी जी ने कहा कि बिजली माफ़, तो मध्य प्रदेश में भी 100 यूनिट बिजली माफ़ हुई थी पहले, आपकी ही सरकार ने किया था, ऐसा नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर आपने माफ़ किया, गरीब लोगों को फ़ायदा दिया, वो कहीं से बुरी बात नहीं है। जो लोग नीचे जीवन यापन जी रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, अगर उनको कोई सुविधा दी जाती तो हर सरकार का काम है, हर लोक कल्याणकारी सरकार का काम है कि अपने आवाम को जो जिस तरह के जीने की व्यवस्था करे, खाना पीना मकान ये सब देने की उसकी जिम्मेदारी है। अब रही बात है कि जो बातें निकल के आई खड़गे जी वाली, जो कर्नाटक से आई है राखी जी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, बिल्कुल अपने सरकार को नसीहत दिया कि भाई आपने जो वादा किया उसको पूरा करिए। लेकिन चूंकि अब चुनाव चल रहा है तो कोई न कोई जो है दल इन बातों को पकड़ेगा और पकड़ करके चुनाव में कि देखिए इन्होंने गारंटी पूरा नहीं किया इसलिए इनके यहाँ पर ये बात हुई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल चूँकि ये मुद्दा इसलिए गर्म हुआ कि प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया और उसके बाद पूरी पार्टी पीछे लग गई। अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, झारखंड में चुनाव होने वाला, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, अन्य दलों के लिए भी है। और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की बात आती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे और हमको लगता है कि गारंटी तो अपनी जगह पर है, लोग जो है मुद्दे भुनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय हो गया है अमित जी और रमाकांत जी, अब वापस नहीं आ पाऊंगी, समय हो गया है और मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात तो है, गारंटी पर आर पार मोदी खड़गे में तकरार देखने को मिली है, ये तकरार अभी और बढ़ेगी। अब पूछे क्यों? वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि इलेक्शन है, अभी भी बहुत सारे वादों को, बहुत सारी गारंटियों को, बहुत सारी बातों को लेकर आएंगे जिस पर वार पलटवार आएगा। तो जब तक ये इलेक्शन है तब तक ये थमते हुए अब तो नहीं दिख रहा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। आत्ममंथन कांग्रेस का था, लेकिन उस आत्ममंथन में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई है तो आप समझ लीजिए कि बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।